मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, वहाँ जहाँ मेरा अस्तित्व था। पर यहाँ कोई मेरी असलियत जानता ही नहीं। क्यों मिला है मुझे शरीर? क्या करना है मुझे इसका? ये ख्याल आकर्ष सिंघानिया को परेशान कर रहा था। अब तक तो वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, फिर भी वो इस दुनिया से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बाजार की भीड़ में चुपचाप चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर ढेरों सवाल थे, लेकिन आज भी जवाब का कोई पता नहीं था। बाजार में मसालों की तीखी खुशबू, कपड़ों की चमक, तेल और औषधियों की अजीब महक, सब कुछ उस पर हावी हो रहा था। लेकिन उसके मन में हलचल थी। आकर्ष ने झलाहट से जमीन पर लात मार दी। तभी अचानक ही एक धीमी लेकिन भारी आवाज उसके आत्ममंडल के भीतर गूंज उठी। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है आकर्ष। तुम्हारा जन्म उस शैतान को रोकने के लिए हुआ है। अगर उसने फिर से जन्म लिया तो ये संसार फिर अंधकार में डूब जाएगा। आकर्ष का सिर झंझनाहट से भर गया। ये वही आवाज थी जिसे उसने पहली बार तब सुना था, जब वो अपने पुराने शरीर को छोड़ किसी और आयाम में एक ऊर्जा बनकर भटक रहा था। आकर्ष की भौहें तन गई। अभी वो अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी एक चीख हवा को चीरती हुई उसके कानों से टकराई। अगर कोई मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देता है तो मैं उस व्यक्ति की जीवन भर दासी बनकर रहूंगी। सांची के बाजार में एक लड़की की तेज चीख ने आकर्ष का ध्यान खींचा। वो लड़की सीधा भीड़ के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो लड़की 15-16 साल की थी। उसने साधारण और हल्के कपड़े पहने हुए थे। बाजार में खड़े हर एक के कान तक उसकी बात पहुंची। उसने तेज आवाज में एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आप में से कोई मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देता है तो मैं वादा करती हूँ कि जीवन भर मैं उस व्यक्ति की दासी बनकर रहूंगी। ये सुनते ही भीड़ के कान खड़े हो गए। किसी की मजबूरी में अपना फायदा ढूंढना लोगों की फितरत होती है, और वो बेचारी लड़की अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए खुद की बोली लगवा रही थी। उस लड़की को बिकता देख बाजार में खड़े व्यापारियों और खरीदारों की आंखें लालच से भर गई। देखते ही देखते उसके सामने लोगों की भीड़ दुगनी हो गई। एक मोटे और भद्दे व्यापारी ने बदसलूकी से कहा, बिना चेहरा देखे तो तुझे कोई भी नहीं खरीदेगा। पहले चेहरा दिखा, फिर पैसे मिलेंगे। वो लड़की अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसने अपना सिर उठाए बिना ही कहा, मैं अपना सिर तभी उठाऊंगी जब आप में से कोई मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देगा। भीड़ में से कोई भी उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। आकर्ष, जो उसी लड़की का हमउम्र था, वो भीड़ को चीरता हुआ उस लड़की के सामने आया। वो उस लड़की से धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देता हूँ। जाओ जाकर अपनी माँ का ठीक से अंतिम संस्कार कर लो। इतना कहकर आकर्ष ने उस अबला लड़की के सामने 10 चांदी के सिक्के रख दिए। धन्यवाद। पैसे मिलते ही उस लड़की ने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे के सामने आ रहे बालों को हटाना शुरू किया। उसका चेहरा बहुत कोमल और सुंदर था। उसकी लंबी घुमावदार बाहों के नीचे दुख से भरी उसकी आंखें थी, जो आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उनमें मजबूत इच्छा शक्ति की भावना थी। उसे देखकर ये तो साफ था कि बड़ी होकर वो किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत दिखने वाली थी। जैसे ही लड़की का चेहरा लोगों के सामने आया, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब उस भीड़ में खलबली मच गई। लड़की की सुंदरता से मोहित होकर पर्दों के व्यापारी ने कहा, इस लड़के ने तो केवल 10 चांदी के सिक्के दिए हैं, मैं तुम्हें 20 सिक्के दूंगा। बस अब तय हुआ, अब से तुम मेरी दासी हो। तभी एक और व्यापारी तेज आवाज में बोला, मैं तुम्हें 30 सिक्के दूंगा। ये देखकर एक और ग्राहक भी इस बोली में कूद पड़ा, मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। अरे मैं तो तुम्हें 60 सिक्के देता हूँ। लोगों की बोली बढ़ती जा रही थी। ये देखकर आकर्ष, जिसने उस लड़की को 10 सिक्के दिए थे, वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, हम किसी भी दुनिया में चले जाएं, इंसान की फितरत सब जगह एक जैसी होती है। लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि ये लड़की खुद ही ऊंची बोली लगाने वाले को चुनना चाहती थी, इसीलिए चुप थी। उस मोटे आदमी ने रौबदार आवाज में कहा, मेरी 100 चांदी के सिक्कों की बोली से बड़ी बोली लगाने वाला इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता है, वरना ये लड़की मेरे साथ जाएगी। सब लोग सोच में पड़ गए। वहाँ 2 पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही उस सुंदरी ने अपने कोमल अधर खोल दिए। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। ये सुनते ही मोटे आदमी को लगा कि लड़की ने उसे चुन लिया था। उसने ललचाई आंखों से उस लड़की को देखते हुए कहा, अब से तुम मेरी दासी हो। तभी एक चीख जैसी आवाज गूंज उठी, मैं 200 चांदी के सिक्के दूंगा। सबने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा। उधर से एक रेशमी वस्त्र पहने अधमरा सा युवक धीरे धीरे चलता हुआ उस लड़की की ओर आ रहा था। प्रणव आहूजा। भीड़ में से एक आवाज आई। ये लड़का सांची के 3 ताकतवर परिवारों में से एक आहूजा परिवार से था। वो परिवार के कुल प्रमुख का पुत्र था। प्रणव सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसकी अय्याशी के किस्से पूरे सांची में मशहूर थे। उसने कस्बे के कई प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। बस आहूजा परिवार के कुल प्रमुख की वजह से वो जिंदा था, वरना अब तक उसकी प्रतिमा पर माला चढ़ चुकी होती। प्रणव को देखते ही वहाँ खड़े लोगों की आंखों में डर दिखाई देने लगा, लेकिन लोगों का ये डर उस मोटे व्यापारी को दिखाई नहीं दिया। वासना में अंधे होकर उस मोटे व्यापारी ने प्रणव आहूजा को धिक्कारते हुए कहा, तेरे जैसा भिखारी 200 सिक्के दे सकता है क्या? तुम यहाँ पर नए लगते हो। प्रणव आहूजा ने मोटे व्यापारी की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। वो आदमी बोला, हाँ मैं एक व्यापारी हूँ और तेरे जैसे बड़बोले बच्चे मैंने बहुत देखे हैं। तूने रेशमी वस्त्र तो पहने, लेकिन ये वस्त्र तेरे नहीं लगते। तू शक्ल से ही भिखारी दिखता है। मुझे अच्छे से पता है कि तू 200 सिक्के तो क्या 5 चांदी के सिक्के भी नहीं निकाल पाएगा। उस मोटे व्यक्ति ने प्रणव आहूजा को तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा,
ये सुनकर सबसे पहले 10 सिक्के देने वाला दिलदार आकर्ष हंस पड़ा। लेकिन बाकी सभी ने अपनी हंसी रोक ली। प्रणव आहूजा ने आकर्ष की ओर देखा। वो निडर खड़ा था, लेकिन प्रणव को पहले इस मोटे को निपटाना था, तो उसने उस मोटे व्यापारी से कहा, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी रास नहीं आ रही है। वो मोटा व्यक्ति अभी भी हैरान था। तभी प्रणव आहूजा अचानक चिल्लाया, चलो भी, तुम सब अब तक खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या अब तुम्हें इस मोटे को मारने का न्योता भिजवाऊं? इसके पास जाओ और इसे अच्छे से बताओ कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनते ही हड़बड़ाते हुए 3 हट्टे कट्टे लड़के आगे आए और वो सब मिलकर उस मोटे आदमी को पीटने लगे। तभी उन लड़कों में से एक ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, ठीक से देख, ये प्रणव आहूजा है, आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा, सांची के इस बाजार का मालिक। ये सुनते ही उस मोटे आदमी को समझ आ गया कि उसने क्या गलती की है। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। ये लड़की अब से आपकी दासी है। लेकिन प्रणव आहूजा ने ठंडे लहजे में कहा, माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो मोटा व्यापारी और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा करें छोटे मालिक, मुझे क्षमा करें, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। व्यापारी चिल्ला रहा था, पर उन तीनों हट्टे कट्टे युवकों पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। भीड़ बस तमाशा देख रही थी। आकर्ष को उस मोटे आदमी से कोई हमदर्दी नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। तभी प्रणव ने उस लड़की से कहा, ऐ लड़की, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के दूंगा और तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार भी करूंगा। मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा और शायद अपनी पत्नी भी बना लूं। जैसे ही प्रणव ने लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो घबरा गई। वो दौड़कर आकर्ष के पीछे छिप गई। उसने कांपती आवाज में प्रणव से कहा, छोटे मालिक, माफ कीजिए, पर इन्होंने मुझे पहले ही 10 चांदी के सिक्के देकर खरीद लिया है। मैं इस जीवन में सिर्फ इनकी दासी हूँ। प्रणव आहूजा ने गुस्से में कहा, 10 चांदी के सिक्के? क्या तुमने नहीं सुना कि मैं 200 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ? अब तो बात उस लड़की की इज्जत पर आ गई थी। उस लड़की ने डटकर जवाब दिया, मैंने किसी से बोली लगाने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कोई भी मेरी माँ को दफनाने में सबसे पहले मेरी मदद करने को तैयार होगा, मैं उसकी दासी बनूंगी। ये सुनकर प्रणव जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस लड़की को डराते हुए कहा, तुम ईमानदार हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम अगर इस लड़के की दासी बनना भी चाहोगी तो भी ये तुम्हें अपनी दासी बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने ठीक कहा ना लड़के? प्रणव ने आकर्ष को घूरते हुए देखा। ये देखकर लड़की ने आकर्ष की बाह पकड़ ली और घबराते हुए कहा, मालिक, मुझे बचाइए। वो लड़की प्रणव के बारे में सब जानती थी। उसे पता था कि अगर वो प्रणव के साथ गई तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। इसलिए प्रणव की दासी बनने की जगह उसे मरना भी स्वीकार था। आकर्ष ने हल्की मुस्कान के साथ उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम डरो मत। ये देखकर प्रणव ने अपने बदमाश साथियों को आवाज देते हुए कहा, उस मोटे को भूल जाओ, यहाँ आओ और देखो, ये कमीना मुझसे इस लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है। उन तीनों लड़कों ने आकर्ष को घूरते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू छोटे मालिक का सामान छीनने की सोच रहा है? ये सुनकर आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और उन तीनों से कहा, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है ये? प्रणव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भीड़ से अलग होते हुए आकर्ष ने लड़की के कोमल और नाजुक हाथ को पकड़ लिया और प्रणव की तरफ गुस्से से देखकर बोला, अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। आहूजा परिवार के नाम से उड़ते हो। तुम्हारा अपना तुम्हारे पास क्या है? लोगों को धमकाना और लड़कियों को जबरन उठवाने के लिए तुम अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हो। अगर आहूजा परिवार नहीं होता तो तुम अब तक कुत्ते की मौत मर चुके होते। उस लड़के के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रणव गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने चिल्लाते हुए अपने तीनों साथियों से कहा, इस लड़के को जान से मार दो। जी मालिक, तीनों ने एक साथ कहा। आदेश मिलते ही तीनों नौकर आकर्ष की ओर दौड़ पड़े। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। आकर्ष को उन तीनों बदमाशों का जरा भी डर नहीं था। उसने पहले ही उन तीनों कमीनों में से सबसे ताकतवर लड़के को पहचान लिया था। आकर्ष ने पहले तो उन तीनों के हमले से खुद को बचाया। उसका शरीर एक धनुष की तरह तन गया। आकर्ष ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को धनुष से छूटते तीर की तरह बाहर निकाला और पूरी ताकत के साथ पहला वार कर दिया। उसका वार एक लड़के की रीढ़ की हड्डी पर लग गया। लड़का चिल्लाने लगा। उस चीख के साथ वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर बाकी दोनों लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक आदमी बड़बड़ाया, अरे बाप रे, सबसे ताकतवर आदमी की तो इतनी गंदी हालत कर दी है इसने, तो अब बाकी के दोनों का ये क्या हाल करेगा? अपने साथी की बुरी हालत देखकर बाकी दोनों ने एक साथ आकर्ष पर हमला किया। जवाब में उसने अपने मुक्कों से दोनों आदमियों के सिर पर प्रहार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। ये मुक्का कोई आम मुक्का नहीं था, इसे शक्ति पंच कहा जाता है। अब आकर्ष का सामना करने के लिए सिर्फ प्रणव ही बचा था। भले ही प्रणव आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा था, लेकिन उसकी अय्याश जीवन शैली ने उसके शरीर की ताकत को खत्म कर दिया था और वो सिर्फ शारीरिक मंडल के पहले स्तर में ही पहुंच पाया था। उसकी ताकत उसके 3 साथियों से भी कम थी। प्रणव ने घबराते हुए कहा, मेरे पास मत आना, मैं आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। पर आकर्ष ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे कहलाने के लायक हो? अरे खुद को देखो, तुम अभी खतरे में हो, लेकिन फिर भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर उसने प्रणव को एक लात मार दी। इसके बाद उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे ये तो आकर्ष सिंघानिया है। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे लेकिन वो डरपोक आकर्ष तो अब तक मार खाता आया है, वो किसी को मार भी सकता है, वो कब से इतना ताकतवर हो गया? ये सब सुनकर आकर्ष मन ही मन मुस्कुराया और अपने आप से कहने लगा, मैंने किस्मत और काया दोनों बदली हैं, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। नहीं आकर्ष, ये किस्मत और काया तुमने नहीं बदली, ये सब मैंने करवाया है। अगर महाराज ने मुझे तुम्हें बचाने का आदेश नहीं दिया होता तो अब तक तुम उस शैतान के हाथों मारे जा चुके होते। जिस क्षण आकर्ष ने मन ही मन अपने अतीत के बारे में सोचा, ठीक उसी क्षण आकर्ष के आत्ममंडल में एक आवाज गूंजने लगी। ये वही आवाज थी जिसे उसने पहली बार तब सुना था जब वो अपने पुराने शरीर को छोड़ किसी और आयाम में एक ऊर्जा बनकर भटक रहा था। आकर्ष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके शरीर में कोई और भी छुपा हुआ है। ये एक ऊर्जा थी, पर इसका संबंध आकर्ष से नहीं था। तो फिर ये था कौन? आखिर आकर्ष के एक शरीर में कितने लोग बसे हुए हैं? ये नया आकर्ष कौन है?